डेंसिटी लिगेंड्स आर क्लासिफाइड सर हम लोग को मोनोडेंटेट कैटायनिक लिगेंड के बारे में बात करना था। कैटायनिक लिगेंड बता देते हैं। देखो मोनोडेंटेट कैटायनिक लिगेंड में कुछ नाम लिख सकते हो आप, जैसे इसमें सफिक्स क्या यूज करते हैं। कैटायनिक लिगेंड में सफिक्स जो यूज होता है वो सफिक्स होता है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, कैटायनिक लिगेंड में सफिक्स होता है IUM। सफिक्स क्या लिखोगे बेटा? IUM। IUM लगा दीजिएगा लास्ट में। जैसे NO प्लस है, NO प्लस, ठीक है, ये NO प्लस है, इसमें डोनर नाइट्रोजन है, इसका नाम होगा नाइट्रोसोनियम। नाम सुना होगा आपने, नाइट्रोसोनियम। NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। NO प्लस को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोसोनियम, ठीक है। और इसी तरह से ज्यादा कैटायनिक लिगेंड नहीं होता है, बहुत ज्यादा कैटायनिक लिगेंड नहीं होता है। जैसे NH2 प्लस ले लेंगे आप, इसको बोलेंगे हाइड्राजीनियम। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्राजीनियम। तो वो बहुत ज्यादा प्लस वाला नहीं होता है। एक आपका आ गया नाइट्रोसोनियम और एक आ गया हाइड्राजीनियम। नाइट्रोसोनियम और हाइड्राजीनियम, ठीक है क्या? बोलो। तो ये मोनोडेंटेट कैटायनिक लिगेंड। मोनोडेंटेट इसलिए है क्योंकि एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है। जब एक लोन पेयर डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बताओ। एक लोन पेयर डोनेट करने वाले को क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। बोलो, ठीक है। तो मोनोडेंटेट कैटायनिक लिगेंड सफिक्स हो गया IUM और इसके साथ आपका हो गया नाइट्रोसोनियम और हाइड्राजीनियम। दो नाम बताया मैंने, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आप। और एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड क्लियर था? एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड? यस सर। हाँ चलिए। तो उसके बाद आप देखो पॉलीडेंटेट लिगेंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉलीडेंटेट याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे, याद हो जाएगा, इतना ज्यादा यूज होगा नहीं, ये आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट है आपको लिखना है पॉलीडेंटेट लिगेंड, साथ में लिखते भी चलिएगा आप लोग। पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो कैटायनिक लिगेंड में दो नाम, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड में पहले लिखो बाइडेंटेट लिगेंड। पहले क्या लिखेंगे बेटा? बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड में कुछ नाम शुरू करेंगे हम लोग। बाइडेंटेट लिगेंड में सबसे पहला लेंगे इथाइलिन डाइमीन का, ठीक है बेटा। इथाइलिन डाइमीन क्या लेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड में पहला नाम होगा इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN बोलते हैं। इथाइलिन डाइमीन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? EN बोलेंगे। इथाइलिन डाइमीन को शॉर्ट फॉर्म में EN बोलना है, इथाइलिन डाइमीन, ठीक है। देखो जैसे बेटा, जैसे मान लो ये है NH2 CH2 CH2 NH, इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइमीन या इथेन 1,2 डाइमीन, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। इथाइलिन डाइमीन और इथेन 1,2 डाइमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN बोलना है। और ये कैसा लिगेंड हो गया? देखो ये वाला लोन पेयर और सर ये यहाँ वाला। डाइमीन में डबल M नहीं लगेगा? डबल M नहीं लगेगा क्योंकि एमीन से आया है ना, ये अमोनिया से थोड़ी आया है। अमोनिया से आएगा तब ना डबल M लगेगा। जैसे NH3 अमोनिया से आता है, NH3 का नाम अमोनिया होता है ना, तो उसको एमीन जब बोलेंगे तो डबल M अमोनिया का वो है ना, वो प्रीफिक्स है। ठीक है सर, समझ गया। ये एमीन से आया है ना, एमीन से आया है, इसलिए आप इसको AM बोलेंगे, एक ही M बोलिएगा ना। इसका नाम है इथाइलिन डाइमीन। देख रहे हो आप, इथाइलिन डाइमीन को शॉर्ट फॉर्म में EN लिखना है, बहुत जगह पे EN लिखा होगा। और ये कैसा लिगेंड होगा? बाइडेंटेट। क्यों बाइडेंटेट होगा बेटा? क्योंकि दो लोन पेयर डोनेट करेगा, इसीलिए ना, ठीक है। अब इसके बाद बताओ ये लिगेंड कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। इस पे कोई चार्ज होगा क्या? न्यूट्रल लिगेंड है या नहीं? इस पे कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है। और अच्छा एक बात बताओ, ये लिगेंड कैसा है? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है? क्योंकि दोनों तरफ से एक ही जैसा आ रहा है, इसलिए लिगेंड सिमेट्रिकल है। तो इथाइलिन डाइमीन, इथेन 1,2 डाइमीन भी इसको बोलते हैं। इथाइलिन डाइमीन को एक और नाम से जान सकते हो आप, इथेन 1,2 डाइमीन, है या नहीं बेटा? बोलो। इसका नाम IUPAC में इथेन 1,2 डाइमीन तो होगा, इथेन 1,2 डाइमीन। इसको लिख लो पहले। बाइडेंटेट लिगेंड में सबसे पहला नाम है EN, बहुत इंपॉर्टेंट है ये EN, इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। बाइडेंटेट लिगेंड में पहला है इथाइलिन डाइमीन। डेंटिसिटी 2 है तो बाइडेंटेट है बेटा। डेंटिसिटी अगर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। इसको लिख लीजिए पहले। बाइडेंटेट लिगेंड में इथाइलिन डाइमीन
NH2 CH2 CH2 NH2। लिगेंड न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल को यूज आगे करेंगे बेटा हम लोग, इसीलिए सिमेट्रिकल नाम लिख रहे हैं। तो समझ में आ गया इथाइलिन डायमीन EN? बोलो, ये नाम याद रहेगा। इथाइलिन डायमीन EN कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेट होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। EN बाइडेंटेट होता है, चार्ज 0 होता है। फॉर्मूला याद कर लेना होगा। EN का फॉर्मूला नहीं याद हो जाएगा? इथाइलिन डायमीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। तो पहले लिख लो इसको, इथाइलिन डायमीन को पहले इसको लिखते चलिए, लिखते लिखते चलेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला वाला लिख लो, इथाइलिन डायमीन। लिख लिया आप लोग? यस सर। यस क्लियर है? चलो सेकंड नंबर नाम में लिखना है, इसको आगे बढ़ाए ना। चलो देखो सेकंड नंबर में है, सेकंड नंबर में ऑक्सिलेट होता है। ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो बोलेंगे इसको, ऑक्सिलेटो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? COO- शॉर्ट फॉर्म में हाँ OX भी लिख सकते हो, और इसका फॉर्मूला होता है C2O4 2 माइनस भी लिख सकते हो। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखोगे ना बेटा, तो ये COO माइनस होगा और यहाँ पे COO माइनस होगा। इसको बोलते हैं, देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड है या नहीं? देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, क्योंकि ये O माइनस ये डोनर होगा और ये डोनर होगा, दोनों O माइनस डोनर है। देख लो, ये वाला O माइनस डोनर है तुम्हारा और ये वाला O माइनस डोनर है, इसलिए ये लिगेंड कैसा है? बाइडेंटेड है। चार्ज इस पे कितना आएगा बेटा? ऑक्सीडेंट लिखा होगा तो समझ लेना चार्ज -2 होगा। चार्ज कितना होगा? -2। ये लिगेंड कैसा है? सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है? बताओ। सिमेट्रिकल है सर। तो ये लिगेंड सिमेट्रिकल है, ये लिगेंड सिमेट्रिकल है। तो ऑक्सिलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है, चार्ज -2 होता है, याद रखना पड़ेगा। और लिगेंड कैसा है? सिमेट्रिकल है। कैसा है लिगेंड? सिमेट्रिकल। तो ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट याद कर लीजिए, COO माइनस COO माइनस। तो ऑक्सीजन माइनस डोनर है, चार्ज हो गया -2, लिगेंड कैसा है? सिमेट्रिकल। इसको लिख लीजिए पहले, ऑक्सिलेटो को लिख लीजिए। ऑक्सिलेटो C2O4 2 माइनस को बोलते हैं, ठीक है? सर, ये सफिक्स का मतलब क्या करना है हमें? सफिक्स का देखो, जो एनायनिक होता है ना, उसमें सफिक्स O लगा देते हैं। ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट है नाम इसका, ऑक्सिलेटो बोला। ये IUPAC में काम में आ जाएगा आपको। जैसे एनायनिक लिगेंड जितने भी है ना, उसका सफिक्स O लगाया जाता है। कैटायनिक लिगेंड में IUM लगाया जाता है, और न्यूट्रल जो है वही है, न्यूट्रल में कुछ नहीं लगाते हैं। हाँ, तो मतलब सर पॉली और ये दोनों में मतलब लगा सकते हैं ना? तो वही है, एनायनिक है तो ठीक वो लगेगा। पॉली और मोनोजेनेटेड से मतलब नहीं है वो। ठीक है? है, ठीक। ऑक्सिलेटो हो गया, ये समझ में आ गया। तीसरा नाम होता है ग्लाइसाइनेटो, ये ग्लाइसिन से आता है, ग्लाइसाइनेटो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं GLY, ग्लाइसाइनेटो। ग्लाइसिन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ग्लाइसिन का फॉर्मूला पता है? ग्लाइसाइनेटो बोलते हैं इसको। ग्लाइसाइनेटो का फॉर्मूला होता है H2N CO और O माइनस। देखो यहाँ पे H2N COO माइनस, H2N COO माइनस, देख रहे हो आप? यहाँ पे कौन डोनर है? नाइट्रोजन डोनर है और ऑक्सीजन माइनस डोनर है। तो डेंसिटी कितना हो गया? 2 हो गया, नहीं हो गया? इसकी डेंसिटी 2 हो गया। चार्ज ग्लाइसाइनेटो पे कितना होगा? GLY बोलते हैं इसको। ग्लाइसाइनेटो पे चार्ज होगा, -1। चार्ज होगा -1। और लिगेंड सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? लिगेंड होगा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इधर और इधर लेफ्ट राइट दोनों बराबर नहीं है ना, तो अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, ग्लाइसाइनेटो इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर। क्लियर है ना? इसके बाद फोर्थ नंबर होता है, देखो इसको लिखते भी चलोगे आप, लिखते चलोगे याद हो जाएगा, नहीं तो याद करना जरूरी होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। और याद हो जाता है क्योंकि इसके यूज बहुत आते हैं ना, बार बार यूज होता है। EN बहुत बार यूज होगा, ऑक्सिलेट बहुत बार आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा, ठीक है? तो उसके बाद आता है डाइमिथाइल ग्लाई, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्साइमेटो। ग्लाई ऑक्साइमेटो एक फॉर्मूला आता है बेटा, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्साइमेटो, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्साइमेटो बेटा। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको DMG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं? DMG। कहीं कहीं पर DMG भी लिखा रहता है। इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइमेटो। ऑक्साइम, ऑक्साइम का फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, उसी से ये फॉर्मूला बनता है, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्साइमेटो, ठीक है? तो इसमें देखो ऐसा फॉर्मूला होता है, C डबल बॉन्ड N OH,
और एक होता है C डबल बॉन्ड NO माइनस। तो ऑक्साइम का फॉर्मूला आपको यही था ना पता बेटा, तो ये ऐसे जोड़ दो। अब ये CH3 और यहाँ पे CH3, ये देखो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो बन गया, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो बन गया। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो इसका फॉर्मूला, ग्लाई आपको ऑक्साइम का फॉर्मूला पता था क्या होता है? C डबल बॉन्ड NH होता है ना, NOH, याद आ रहा है कुछ? ऑक्साइम आपने पढ़ा था आपने, अब देखो याद करो। हाँ सर। ये ऑक्साइम है ना, C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्साइम बोलते हैं। देखो ये ऑक्साइम हो गया, और इसके बगल बगल में क्या लगा दीजिए, CH3 CH, डाइमिथाइल हो गया, और ग्लाइऑक्साइमेटो हो गया, इसको ग्लाइऑक्साइमेटो बोलते हैं। ऑक्साइम का फॉर्मूला से ग्लाइऑक्साइमेटो है, तो इसको बोलेंगे ग्लाइऑक्साइमेटो। पूरा ये कंप्लीट फॉर्मूला है, याद कर सकते हो। ऑक्साइम ऐसे ऐसे याद कर सकता है बच्चा, ये ऑक्साइम है और ये ऑक्साइम है, तो इसके साथ CH3 लग गया। इसका नाम होता है DMG। बताओ इसमें चार्ज क्या होगा? -1। DMG जहाँ पे दिखेगा समझ लेना, चार्ज कितना होगा? -1। क्लियर है? चार्ज कितना होगा? -1। इसमें डोनर ऑक्सीजन माइनस और नाइट्रोजन होता है बेटा। इसमें डोनर जो होता है ना, ये वाला डोनर होता है और ये डोनर होता है, ठीक है। तो रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग बनना चाहिए, बन जाएगा। अब ये लिगेंड कैसा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बताओ तो? अनसिमेट्रिकल। यस, अनसिमेट्रिकल है ये लिगेंड अनसिमेट्रिकल भी है, और चार्ज -1 होगा। तो ये याद करना होगा बेटा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो इसको बोलते हैं, DMG। ये नाम डोनर सर कौन सा नाइट्रोजन होगा सर, कौन सा नाइट्रोजन डोनर होगा? ये वाला डोनर ये वाला होगा, ये नाइट्रोजन वाला बेटा, और ये ऑक्सीजन माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला जल्दी डोनेट करता है ना इलेक्ट्रॉन, माइनस वाला जल्दी डोनेट, यस सर। और नाइट्रोजन तो अच्छा डोनर है ही, तो उसके वजह से ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन माइनस डोनर होता है। तो इसके बीच में रिंग जब बनाओगे ना, ये जैसे यहाँ से जुड़ेगा यहाँ, यस सर। तो रिंग फॉर्मेशन आपका कितने मेंबर का हो जाएगा? 1 2 3, ऐसे आप देखोगे तो 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। ये 5 यस सर। मेंबर का रिंग बन जाएगा ना, 5 मेंबर बन जाता होगा। तो उसके हिसाब से आप देख लेना, चेक कर लेना, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा इसमें। तो चार्ज -1 और अनसिमेट्रिकल होता है, ऐसा लिगेंड है अनसिमेट्रिकल। नाम याद करना है, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो। देखो याद हो जाता है, ये जल्दी याद कैसे होगा? ये ग्लाइऑक्साइम का फॉर्मूला देख रहे हो, ऑक्साइम दोनों तरफ है और दोनों तरफ डाइमिथाइल जोड़ दो, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो का फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर के बाद अगला आता है बेटा, ये सब नाम पूछता है बहुत बार, तो ये पूछेगा आपसे कि बताओ इनमें से कौन कौन सा लिगेंड बाइडेंटेड है, ऐसे वाला। ऐसे वाले के लिए याद करना ही पड़ेगा आपको। एक आता है SCAC, इसको बोलते हैं एसिटाइल एसिटिनेटो, इसका नाम होता है एसिटाइल एसिटिनेटो, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ACAC। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जे एडवांस के अंदर आया हुआ है, ACAC नाम आया हुआ है। ACAC एसिटाइल एसिटिनेटो को बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका हमने बनाया है, देखो जैसे एसीटोन और एसिटाइल एसीटोन बना लो, देखो यहाँ CH3CO और ये CH2 और COCH3, मैंने ऐसे बनाया है इसको। ये फॉर्मूला ये हो गया, देखो एसिटाइल वाला, देखो तुम्हें पता है ना बेटा, एसिटाइल ये होता है, एसिटाइल ग्रुप किसी को बोलते हैं, CH3CO को बोलते हैं। और एसीटोन तुम्हारा क्या होता है? CH3CO CH3 होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा के इसको जोड़ दिए, जैसे इसका नाम है एसिटाइल एसिटेनेटो। अब इसको क्या करते हैं, इसको टॉटोमेराइजेशन करके ACAC का फॉर्मूला बनाते हैं। इसी का टॉटोमेराइजेशन कराओगे ना, तो ACAC का फॉर्मूला मैंने ऐसे याद किया है, इसीलिए मैंने आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे याद नहीं हो पाएगा आपको। सब कैसे याद करोगे आप? याद करने के तरीके जोड़ने ही पड़ेंगे आप। तो यहाँ पे आप देखो टॉटोमेराइजेशन करा दो, टॉटोमेराइजेशन आपको आता है, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा CH3 हो जाएगा, COOH हो रहा है, तो इसको O- बना दो, ठीक है भाई। ये लिखना क्या है? एसिटेनेटो लिखना है, तो डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ जाएगा C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, दोनों यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला डोनेट कर जाएगा, इसको बोलते हैं ACAC। इसी का नाम है फॉर्मूला ACAC, ये फॉर्मूला ACAC। तो टॉटोमेराइजेशन के बाद देखो, टॉटोमेराइजेशन कराते ना आप अगर, तो यहाँ पे समझदारी से काम करोगे तो फॉर्मूला याद होगा, तो नहीं याद होगा। अब इतना तुम्हें इस तरह का फॉर्मूला याद करने में थोड़ा मेहनत होगा, इसको समझदारी करो। देखो एसिटाइल ये होता है और एसीटोन तुम्हारा ये होता है, तो इन दोनों को जोड़कर इसको टॉटोमेराइज करा दो। टॉटोमेराइज कराओगे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो OH बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये तो आपको आता है। तो OH की जगह पे क्या करो, H निकाल दो, क्योंकि आपको एनायनिक बनाना है। नेटो लिखा ना, एसिटेनेटो लिखा है, इसका एनायनिक बनाना है, तो ये बन जाएगा। अब इसमें चार्ज कितना होगा? SCAC में चार्ज कितना होता है? -1। चार्ज कितना होता है? -1। और ये लिगेंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। चार्ज क्या है? -1 और लिगेंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। बात समझ में आ रहा है ये बात? इसको बोलते हैं ACAC, अनसिमेट्रिकल लिगेंड है
और एसिटाइल एसिटेनेटो होता है, एसिटाइल एसिटेनेटो होता है। बोलो बेटा, ठीक सर। क्लियर है? याद हो जाएगा ये? यस सर। याद हो जाएगा ना? तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा नाम याद करना पड़ेगा। SC वगैरह एग्जाम में आया हुआ है, SC हो गया, DMG हो गया, GLY हो गया, ये नाम याद कर लेना है। अब और चार्ज कितना है ये फॉर्मूला याद रहेगा तो चार्ज याद रहेगा, फिर आपको टेंशन नहीं होगा, चार्ज तो याद हो ही जाएगा। इसके बाद आता है PN, प्रोपाइलिन डाइएमीन। एक आता है बेटा प्रोपाइलिन डाइएमीन, प्रोपाइलिन डाइएमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में PN बोलते हैं, PN बोलते हैं, PN। प्रोपाइलिन डाइएमीन का दो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। इसका एक फॉर्मूला होगा प्रोपेन 1,2 डाइएमीन, एक फॉर्मूला होगा बेटा प्रोपेन 1,2 डाइएमीन, तो ये प्रोपेन 1,2 डाइएमीन है। और कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि इसका प्रोपेन 1,3 भी बना सकते हैं हम, तो PN ही दोनों का लिए बोला जाता है। प्रोपेन ये 1,2 डाइएमीन भी बच्चा बोलेगा, प्रोपेन 1,2 डाइएमीन, और इसका एक आइसोमर एग्जिस्ट करता है, आइसोमर में बात करेंगे हम, तो प्रोपेन 1,3 भी हो सकता है, पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हो आप ना, बोल सकते हो ना, बोलो। इसी का दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, यस सर। CH2NH2 और एक CH2 और यहाँ पे CH2NH2, ये है प्रोपेन 1,3 डाइएमीन। अब लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा, मैं फिर से मैं आपको लिखवा दूंगा, तो पहले लिख लीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रोपेन 1,3 डाइएमीन, तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कहाँ से लिख लिया है, कहाँ तक नहीं लिखा, लिख लो पहले आप। पहले PN को प्रोपाइलिन डाइएमीन बोलते हैं, PN को प्रोपाइलिन डाइएमीन बोलते हैं। तो PN बाइडेंटेड बहुत बार ऑप्शन में रहता है, बताओ इनमें से कौन कौन सा लिगेंड बाइडेंटेड है, ऐसे पहचानने के लिए आएगा आपके पास। आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन आज टिक करवा देंगे हम आपको, आज से होमवर्क आने लगेगा आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास जिसमें आपसे पूछेगा कौन कौन सा लिगेंड बाइडेंटेड है। तो बाइडेंटेड में आपको याद करना पड़ेगा नाम, 6 नाम अभी लिखवाया है मैंने आपको, 6 नाम याद करना पड़ेगा आपको। देख लीजिए जहां तक आपका छूट गया पहले लिख लीजिए, कहाँ तक आपने लिख लिया है, उत्साह बताओ कहाँ तक लिख लिए हो? सर हम लिख लिए सर पूरा। पूरा लिख लिए हो? हाँ। इस जगह छूटा है तो लिख सकते हो, बोल दो मुझे थोड़ा एक बार, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जब तक आप नहीं बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप लोग यस सर, रुक बोल। जाइए। हाँ रुक जाते हैं, कहाँ पे रुकना है बेटा? यहीं सर। यहीं पे प्रोपाइलिन डाइएमीन पे पहले लिखिए, उसको लिखते चलिएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में चलने से अच्छा है थोड़ा मैं स्लो चल के चलूँ, तो मैं थोड़ा देख रहा था बीच में, हमको भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा मैं फास्ट चल रहा हूँ। मैं लिखते चल रहा हूँ, लिखते चल रहा हूँ, लिखते चल रहा हूँ, मैं थोड़ा आराम आराम से चलूंगा, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो पहला है प्रोपाइलिन डाइएमीन, और ये प्रोपेन 1,2 डाइएमीन और प्रोपेन 1,3 डाइएमीन है, प्रोपेन 1,2 डाइएमीन और प्रोपेन 1,3 डाइएमीन है ना, क्लियर है सबको? तो ये सभी बाइडेंटेड लिगेंड क्लियर हुआ, बाइडेंटेड लिगेंड क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एक होता है बाइपिरिडीन भी होता है, बाइपिरिडीन बोलते हैं उसको। बाइपिरिडीन का स्ट्रक्चर जैसे पिरिडीन बन गया ना तो 2 बेंजीन रिंग बना दोगे ना तो बाइपिरिडाइल होता है, उसको बोलते हैं पिरिडाइल, बाइपिरिडाइल पिरिडीन ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। ठीक है, एक और लिखवा देते हैं तुमको, ऐसे जरूरत नहीं पड़ता। 7 नंबर पे जैसे ये वाला एक फॉर्मूला आता है ना, जैसे पिरिडीन का फॉर्मूला आपको पता है, तो 2 पिरिडीन जोड़ दो, क्या करो 2 पिरिडीन जोड़ो ऐसे, इसको बोलते हैं बाइपिरिडाइल, इसको बोलते हैं बाइपिरिडाइल पिरिडीन, बाइपिरिडाइल पिरिडीन, पिरिडाइल पिरिडीन ऐसे लिख रहे हो आप? इसको लग रहा है आपको ये 2 नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा? कर देगा ना? यस सर करेगा। ये नाइट्रोजन एक एक ऐसे बना हुआ है तो ये डोनेट कर देगा, इसको बोलते हैं बाइपिरिडाइल पिरिडीन, इसका नाम होता है बाइपिरिडाइल। स्पेलिंग देख लेना ऐसे, मेरे हिसाब से तो यही रहता है, बाइपिरिडाइल होता है और ये पिरिडीन बोलते हैं, बाइपिरिडाइल पिरिडीन। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड ही होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म BIPY बोलते हैं, BIPY शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये कभी एग्जाम में आया नहीं है, तभी मैं सोच रहा हूँ लिखवा ही देता हूँ मैं आपको, बाइपिरिडाइल पिरिडीन, BIPY, बाइपिरिडीन भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइपिरिडीन भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा आप याद कर लीजिए, 7 नंबर। ये सभी लिगेंड समझ में आया, बाइडेंटेड लिगेंड। 7 टोटल बाइडेंटेड लिगेंड याद करने हैं आपको, 7 याद करो, ऐसे तो और भी हो सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है बेटा। ये नाम थोड़ा ज्यादा पूछता है, जैसे EN बहुत पूछता है, EN तुम सबसे ज्यादा पूछेगा, फिर ऑक्सिलेट हो गया, फिर GLY हो गया, DMG हो गया, PN हो गया, SC हो गया, और ये सब बाइपिरिडाइल वाला तो पूछता नहीं है तो जरूरत नहीं पड़ेगा आपको।
उतना ही पूछता है, 7 तो बहुत है, मैक्सिमम है ये, तो याद हो जाएगा आपको बाइडेंटेट। हो जाएगा हो जाएगा। और इस पे देखो बाइडेंटेट में बाई पिरिडाइल अगर कभी देता है, बाई पिरिडाइल, तो चार्ज क्या होगा, 0, न्यूट्रल लिगेंड होगा ये। चार्ज वगैरह याद रखने से क्या फायदा होगा आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाइएगा आप। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको ये सभी चीजों को जानना जरूरी होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर के बाद अगला आ जाइए, सेकंड नंबर। मतलब आपने पहला पढ़ा आपने बेटा बाइडेंटेट लिगेंड, दूसरा ट्राइडेंटेट लिगेंड भी पढ़ेंगे आप। ट्राइडेंटेट वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बेटा, ट्राइडेंटेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन तभी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर में ट्राइडेंटेट लिगेंड पढ़ लेते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ट्राइडेंटेट लिगेंड जितना लिगेंड जो बाइडेंटेट जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ट्राइडेंटेट लिगेंड इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन तब भी एक बार देखना जरूरी है। देखो ट्राइडेंटेट लिगेंड में आ जाएगा ट्राई डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, देख रहे हो, उसी के फॉर्मूला को आगे मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग। इसमें आ जाएगा डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, इसी को बना दो तो डाई इथाइलिन ट्राईएमीन में क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में DIEN बोलेंगे, EN तो है और DI लगा देंगे, तो फॉर्मूला देखो ऐसे बन जाएगा NH2 CH2 CH2 NH2 NH CH2 CH2 NH2, देख रहे हो आप, इसको DIEN बोलते हैं, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। इसको क्या बोलते हैं, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, DIEN, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो ये DIN एक याद कर सकते हो, ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उतना नहीं पूछता है, तभी एक नाम याद करो, बस एक ही नाम बताएंगे यहाँ पे, कि जरूरत नहीं है ज्यादा, तो जरूरत नहीं है ज्यादा तो ज्यादा पढ़ के क्या फायदा होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है टेट्राडेंटेट लिगेंड। थर्ड नंबर लिखोगे टेट्राडेंटेट लिगेंड, आपको लिखते चलना है यहाँ तक, टेट्राडेंटेट लिगेंड। एक दो बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा, और अपने क्वेश्चन में इतना बार आएगा ना कि आपको याद हो ही जाएगा। टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, इसी को और मॉडिफाई कर दो सर ट्राइडेंटेट में एक ही एग्जांपल है? एक ही एग्जांपल, हाँ, इसको जरूरत नहीं पड़ता है ट्राइडेंटेट लिगेंड उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट है बाइडेंटेट ही होता है और मोनोडेंटेट, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट ही होता है। और उसके बाद एक लिगेंड तुम्हारे पास और आएगा जो उसका नाम हेक्साडेंटेट होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो है भी नहीं अपने इसमें, ज्यादा है भी नहीं। ट्राइडेंटेट में यही एक एग्जाम्पल दिया ही जाता है और कुछ दिया ही नहीं जाता, तो जरूरत नहीं पड़ेगा। और देखो ऐसे कुछ, देखो जहां तक जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से जो नाम लिखा गया है वो ही आता है, जितना नाम मैं लिख रहा हूँ उतना ही आता है, उससे ज्यादा कभी आया ही नहीं है। और ना आपके मॉडल में दिया है, ना आपके मॉडल में दिया है, ना जेई के अंदर कहीं पे पूछा हुआ है। जितना नाम मैं लिखा हूँ उतना ही नाम आपकी किताबों में भी उतना ही मिलता है। और पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज हो सकता है, तो वो उतना तो कर नहीं सकते हम लोग, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इतने से ही आपके क्वेश्चंस मिलेंगे जितना मैं लिखवा रहा हूँ आपको। टेट्राडेंटेट लिगेंड में क्या करोगे, इसी को और मॉडिफाई कर दो, जैसे आप कह दो ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, तो वो टेट्राडेंटेट हो जाएगा। ट्राई इथाइलिन कर दो और उसको ट्राई टेट्राएमीन कर दो, तो TIN हो जाता है। इसी का एक फॉर्मूला बना सकते हो आप, ये कोई बड़ा चीज नहीं होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। इसके बाद जो आएगा ना वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो यहाँ पे लिखो ट्राई, यहाँ पे लिखना है ट्राई इथाइलिन, यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्राई, इसका एग्जांपल है ना? हाँ इसी का एग्जांपल एक ले लेते हैं, टेट्राडेंटेट का ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन लगा देते हैं, टेट्राएमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन लगा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसी में फॉर्मूला बनाएंगे, ऐसे देखो NH2 CH2 CH2 NH, फिर लगा देंगे CH2 CH2 NH, और फिर लगा देंगे बेटा, इसी को बढ़ा देते हैं, इधर मेरे पास जगह नहीं है, आपकी कॉपी में जगह होगा तो उसी को आप जोड़ लेना, CH2 CH2 NH2। देखो ये क्या हो गया, ये नाइट्रोजन डोनर हो गया, ये नाइट्रोजन डोनर हो गया, ये नाइट्रोजन डोनर हो गया और ये नाइट्रोजन डोनर हो गया, इसलिए इसका नाम टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है। तो ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में TIEN बोलते हैं। EN तो लगना ही है और TI लगा दो तो टेट्राडेंटेट हो जाएगा, DIEN लगा दो तो ट्राइडेंटेट हो जाएगा। तो टेट्राडेंटेट और ट्राइडेंटेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये नहीं पूछता है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछता, लेकिन तब भी हम एक बार आइडिया लगाने के लिए आपको मैंने ये एग्जांपल दिखाया है। कभी DIN और TIN दिखेगा तो आप समझ जाना,
TIN दिखेगा तो ट्राइथाइलिन टेट्राएमिन समझना, और DIEN दिखेगा तो डाइथाइलिन ट्राइएमिन समझना। क्लियर है? 3 के बाद टेट्राडेंटेट के बाद आता है पेंटाडेंटेट लिगेंड। इसको लिखते चलिएगा, 4th नंबर लिखना है पेंटाडेंटेट लिगेंड। इसके बाद आता है पेंटाडेंटेट लिगेंड। देखो पेंटाडेंटेट लिगेंड में एक बड़ा नाम इंपॉर्टेंट होता है, EDTA होता है, उसको बोलते हैं। देखो EDTA 2 होता है, एक EDTA 3- होता है और एक EDTA 4- होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन में दिखेगा ना EDTA 3- लिख के देगा। EDTA 3- और EDTA 4- में क्या डिफरेंस है, ये अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। EDTA 3- देखो EDTA 3- का नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन EDTA 3- इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट होता है। ये ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, ये होता है पेंटाडेंटेट लिगेंड, इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। इसका फॉर्मूला मैं लिख के बता रहा हूँ बेटा, समझ में आ जाएगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। इथाइलिन डाइएमीन पहले बना लो तुम। तो देखो इथाइलिन डाइएमीन बच्चा ये बनाएगा CH2CH2N, ये इथाइलिन डाइएमीन, और कितना एसीटेट लगाना है, 3 एसीटेट। तो बेटा क्या करना, आप CH2COO- लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो CH2COO- और एक इधर लगा दो बेटा CH2COO- बेटा, ठीक है। और यहाँ पे H रहने दो, वो 4 लगाते तो 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो 3 नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, और कौन कौन डोनर है, देखो यहाँ पे डोनर देखोगे तो अपने आप समझ में आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो नाइट्रोजन, ये डोनर है, ये नाइट्रोजन डोनर है बेटा, और इसके बाद ये ऑक्सीजन माइनस, इधर ऑक्सीजन माइनस और इधर ऑक्सीजन माइनस। कितना डेंसिटी होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। तो EDTA को 3- बोलते हैं, एक EDTA 4- होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3- वाला कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फेवरेट EDTA 4- होता है। तो देखो पेंटाडेंटेट लिगेंड अगर EDTA 3- देगा, क्वेश्चन में देगा, अगर EDTA सिर्फ लिख के देगा तो समझ लेना कि वो हेक्साडेंटेट है। अभी बताएंगे तो बताएंगे, अभी तो बताया ही नहीं। इसको पहले लिखो, EDTA 3- पेंटाडेंटेट लिगेंड होता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। EDTA 3- पेंटाडेंटेट लिगेंड होता है, क्योंकि इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। क्या नाम होता है, ट्राई एसीटेट। और ये फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो इथाइलिन डाइएमीन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और एसीटेट ग्रुप का फॉर्मूला पता है तुम्हें, CH3COO- होता है एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, CH3COO-। और ट्राई एसीटेट बोला है तो ये लगा दो ग्रुप, 3 जगह ट्राई एसीटेट लगा दो। तो 3 जगह आपने लगाया, एक जगह यहाँ लगाया, एक जगह यहाँ लगाया, एक जगह यहाँ लगाया, तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन डोनर निकल गए, और एक ये, तो 5 हो गए, नहीं हो गए टोटल। इसको बोलते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। EDTA 3- एक पेंटाडेंटेट लिगेंड होता है। EDTA 3- एक पेंटाडेंटेट लिगेंड होता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट में लिखना है आपको। EDTA देखो बाइडेंटेट के बाद ये इंपॉर्टेंट होता है, बाइडेंटेट के बाद ट्राइडेंटेट और टेट्राडेंटेट के लिए अलग से याद थोड़ी करना है इसको, बस उसी को डाइथाइलिन ट्राइएमिन लिख देंगे तो ट्राइडेंटेट हो जाएगा, टेट्राएमिन लिख देंगे तो टेट्राडेंटेट हो जाएगा, और पेंटाडेंटेट के लिए भैया ये बोलो आप, ये ज्यादा सही होगा। ये लिख लिया आप। इसके बाद 6 नंबर इसी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे बेटा। 6 का नाम होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। सर इसकी डेंसिटी 5 है ना? हाँ, इसकी डेंसिटी 5 है, तभी तो इसका नाम पेंटाडेंटेट बोला है। पेंटाडेंटेट का मतलब डेंसिटी 5 है, तभी उसको पेंटाडेंटेट बोला जा रहा है ना। देखो और यहाँ पे समझने वाली बात भी है, देखो एक नाइट्रोजन ये डोनर है बेटा, एक नाइट्रोजन ये डोनर है, 2 हो गए। इधर ऑक्सीजन माइनस डोनर है बेटा, इधर ऑक्सीजन माइनस है, इधर ऑक्सीजन माइनस है, तो 3 इधर हो गए ऑक्सीजन माइनस वाले, और 2 नाइट्रोजन वाले हो गए, तो 5 ही तो हुआ। 5 लोन पेयर ही तो डोनेट किया, 5 लोन पेयर डोनेट किया, इससे डेंसिटी 5 ही तो होगा, इसलिए इसका नाम पेंटाडेंटेट लिगेंड ही तो होगा। इसके बाद आता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड में EDTA बोलते हैं, ये नाम फेमस नाम है EDTA, और जिसमें EDTA सिर्फ बोल देंगे ना तो हेक्साडेंटेट मीनिंग होता है, और इसमें 4 नेगेटिव चार्ज होता है। EDTA 4- इसका नाम देखो क्या होगा, इसको बोलेंगे इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, और इसको बोलते हैं टेट्रा एसीटेट। इसको बोलते हैं बेटा टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसी फॉर्मूला का पार्ट है ये, देखो NH
सही फिफ्थ है ना, हाँ, फिफ्थ है हेक्साडाइडेंटेट। अच्छा हाँ फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर कर लेंगे इसको, ये हो गया फिफ्थ नंबर। अब देखो यहाँ पे बेटा इसको समझ में आ जाएगा आपको। इथाइलिन डाइमीन देखो ये हो गया, और इसमें क्या करो टेट्रा एसीटेट जोड़ दो, CH2COO-, ठीक है बेटा। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी जोड़ दो CH2COO-, ये टेट्रा एसीटेट जोड़ दो। इथाइलिन डाइमीन में आप टेट्रा एसीटेट जोड़ दो CH2COO-, और यहाँ पे देख लो CH2COO-, इसको बोलते हैं टेट्रा एसीटेट। इसका नाम है हेक्साडेंटेट लिगेंड, देख रहे हो आप, इसमें देख रहे हो बेटा हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो उसी का देखो ADTA4- और ADTA3-। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो सबसे फेमस नाम है ADTA4- वाले का। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ADTA लिखा है तो समझना हेक्साडेंटेट लिखा है, लेकिन अगर उसको पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट अलग अलग पूछना होगा ना, तो जरूर ये करके देना चाहिए उसको, नहीं तो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। ये करके देगा, जैसे आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा लिगेंड पॉलीडेंटेड लिगेंड है, ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा लिगेंड पॉलीडेंटेड है, उसमें ADTA3- भी देगा और ADTA4- भी देगा। या ऐसा पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा लिगेंड पेंटाडेंटेड लिगेंड है, तो आपको ADTA3- टिक करना होगा। क्या टिक करेंगे? ADTA3-। तो ADTA3- और ADTA4- दोनों नाम एक ही जैसा है, लेकिन अगर मान लो चार्ज नहीं देता है तो फिर कैसे पहचानोगे आप? तब तो आपके लिए मुश्किल हो गया। जैसे आपको चार्ज नहीं देगा तो आप पहचानोगे कैसे? तो फिर आपको हेक्साडेंटेट लेना है, जो फेमस नाम होता है ना उसी को लेके चलना है। फेमस हेक्साडेंटेट वाला है, ठीक है ना, फेमस हेक्साडेंटेट वाला है। और जो पेंटाडेंटेट लिगेंड है उसके साथ उसको चार्ज देना ही पड़ेगा, वो बाध्य करना ही पड़ेगा उसको। अगर वो नहीं देगा तो फिर मैं हेक्साडेंटेट टिक करके आऊंगा, तब मैं हेक्साडेंटेट टिक करके आऊंगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ADTA लिखा है तो समझना कि वो हेक्साडेंटेट लिखा है, और अगर वो क्वेश्चन में ADTA3- और ADTA4- कैटेगराइज करके लिखा है तो समझना ADTA3- पेंटाडेंटेट है और ADTA4- हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये बहुत समझने वाली बात है बेटा। तो यहाँ पे देखो डोनर एटम्स कौन कौन से बेटा, अगर डोनर देखो तो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और ये ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस, 4 O- डोनर है और 2 नाइट्रोजन डोनर है, इसलिए इसका नाम हेक्साडेंटेट है। इस पे अगर हम बात करें बेटा तो ये चार्ज जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है? -4 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है बेटा? चार्ज -4 है। तो ADTA लिखा होगा, ADTA हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक बार पूरा आप दिमाग में बैठा लो, एक बार देख लो, इसको लिख लो पहले। आप कहाँ तक लिख लियो? हेक्साडेंटेट लिख लियो, इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। बाइडेंटेड लिगेंड में 7 नाम दिया है मैंने, 7 नाम याद कर लीजिए। पहले EN का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन न्यूट्रल लिगेंड है बेटा। उसके बाद आता है ऑक्जेलेट C2O4- उसके बाद आता है ग्लाइसाइनेटो GLY, उसका फॉर्मूला है NH2COO-, नहीं NH2CH2COO-, NH2CH2COO-, ये हो गया। डाइमिथाइल ऑक्साइमेटो मैंने बोला ऑक्साइम का फॉर्मूला याद करो, C=NOH, C=NO-, और उसके साथ कार्बन कार्बन को जोड़ के CH3 लगा दो। ये बात हमने समझाया। फिर हमने बोला कि AC याद कर लो, एसिटाइल एसिटेनेटो। हमने बोला एसिटाइल ग्रुप और एसीटोन ग्रुप दोनों को जोड़ के टॉटोमराइजेशन करा दोगे तो आपको AC का फॉर्मूला याद रहेगा, चार्ज -1 होगा। फिर मैंने बताया PN क्या होता है? प्रोपाइलिन डाइमीन, या फिर प्रोपेन 1,2 डाइमीन, या प्रोपेन 1,3 डाइमीन। उसमें चार्ज कुछ नहीं होगा, 0 होगा। अगर PN लिखा है तो न्यूट्रल लिगेंड है, PN न्यूट्रल लिगेंड होता है। उसके बाद मैंने बोला कि एक एक्स्ट्रा याद करना है तो याद कर लो बाइपिरिडाइल pyridine, जिसमें BIPY लिखेंगे उसको, और उसके साथ pyridine के स्ट्रक्चर को 2 बार जोड़ दीजिए तो बाइपिरिडाइल pyridine हो जाएगा और उसके डेंटिसिटी 2 हो जाएंगे। फिर मैंने बोला कि बाइडेंटेट याद हो गया आपको, तो ट्राइडेंटेट में मेहनत मत करो। ट्राइडेंटेट लिगेंड जो होता है उसी को आप जो इथाइलिन डाइमीन लिखे हो उसको डाइइथाइलिन ट्राइएमीन कर दो, ठीक है, तो वो ट्राइडेंटेट बन जाएगा। और टेट्राएमीन कर दोगे तो टेट्राडेंटेट बन जाएगा। फिर मैंने बोला कि पेंटाडेंटेट में क्या करें, तो पेंटाडेंटेट में मैंने बोला EDTA लीजिए। EDTA 2 है, EDTA 2 है, एक EDTA ट्राई एसीटेट वाला है, एक EDTA टेट्रा एसीटेट वाला। फेमस है टेट्रा एसीटेट वाला, टेट्रा एसीटेट वाला फेमस है। मतलब हेक्साडेंटेट लिगेंड जो EDTA होता है वो ज्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये देता है कि EDTA3- तो इसका नाम है पेंटाडेंटेट लिगेंड, ये ध्यान रखना। EDTA3- लिख के देता है, सिर्फ EDTA देगा तो समझना हेक्साडेंटेट की बात कर रहा है, और EDTA3- करके देगा समझना पेंटाडेंटेट की बात कर रहा है। ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस इसको बोलते हैं। और EDTA
4 माइनस और ADT 3 माइनस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन काम बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे रेजोनेंस वगैरह के एग्जाम में, देखो जेई वगैरह के एग्जाम में तो आज तक नहीं पूछे हैं उन्होंने। एक बार जेई में क्वेश्चन आया था बहुत पहले, क्या आया था उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन जेई के अंदर भी नहीं आया है, एडवांस के अंदर तो आया ही नहीं है, मेंस के अंदर भी नहीं आया है कि ऐसा नहीं पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सा लिगेंड बाइडेंटेड है, या इनमें से कौन सा लिगेंड ट्राइडेंटेड है, या इनमें से कौन सा लिगेंड हेक्साडेंटेड है। वो सभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और तो ये तो उम्मीद बहुत कम कर सकते हो, लेकिन हाँ रेजोनेंस के एग्जाम में ऐसे आएंगे क्वेश्चन। इसमें ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है कि 4, 5, 10 लिगेंड लिख देगा और बोलेगा इनमें बताओ कौन कौन सा लिगेंड बाइडेंटेड है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। ओके, तो ये लिख लिया आप लोग हेक्साडेंटेड लिगेंड वगैरह, हेक्साडेंटेड लिगेंड सही बच्चे लिख लिए। यस सर। तो सभी बात समझ में आ गया। इतना लिगेंड याद करना पड़ेगा आपको, और ये याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत परेशानी होगा कि नहीं हम कैसे याद करें सर, कैसे। अभी याद करने का हमने सब कुछ तरीके बताएं कि कैसे कैसे आपको याद करना है। शॉर्ट फॉर्म में सब रहता है, ये सब एक्सपेंडेड फॉर्म में तो रहेगा नहीं। ये सब ईएन लिखेगा, अब ऐसा नहीं लिखेगा। इथाइलिन डाई में लिखेगा तो आप फॉर्मूला बना ही दोगे, वहां लिखेगा ईएन, ईएन लिख के छोड़ देगा, GLY लिख के छोड़ देगा, DMG लिख के छोड़ देगा, ADTA 3 माइनस लिख के छोड़ देगा, ADTA 4 माइनस लिख के छोड़ देगा। तो ऐसे करके लिखिएगा। ऐसा नहीं कि वो एक्सपेंडेड फॉर्म देगा जिसको आप पहचान जाओ, ऐसा नहीं हो। इसलिए आपको नाम को 2 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया? तो चलिए फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये लिगेंड के पूरे नाम हो गए बेटा, इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है, और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है आपको? ऐसे मैं बहुत लिखवा दूं, बहुत नाम लिखवा दूं, क्या फायदा होगा आपको? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं। मैं तो एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, एग्जाम में क्या पूछेगा और क्या आना चाहिए और क्या हमें समझना है। तो ठीक है, ADTA 3 माइनस ADTA 4 माइनस की बातें हो गई। तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में हम अब ले चलते हैं। और क्योंकि देखो चार्ज भी क्लियर है बेटा आपको, चार्ज भी क्लियर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्लियर है बेटा आपको, तो सब कुछ क्लियर है ना फिर आपको। तो एक एग्जांपल में जिसमें आपको यहाँ पूछने जा रहा हूँ, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग complex compound and oxidation number, oxidation state and coordination number of CMA लिख लेना है, सेंट्रल मेटल एटम का of CMA, find oxidation state and coordination number of CMA of following complex compound. ओके, चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं 1-2 सॉल्व करूंगा, फिर आपको मैं 8-10 दूंगा, आप सॉल्व करना। पहला मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। जैसे देखो लिखा है K4 और यहाँ लिखा है FeCN6। इसी की कहानी उठाए थे, अब इसी की कहानी को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। K4 FeCN6। सबसे पहले बताइए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो पोटेशियम का तो +1 होता है, ये तो पता है आपको, अल्कली मेटल। यस सर। तो ये तो +4 हो जाएगा फिर, क्योंकि 4 है तो 4+ हो जाएगा। हाँ सर। आयरन का X हो जाएगा, और Cn नेगेटिव वाला 1 माइनस वाला होता है ना, Cn माइनस होता है, तो -6 हो गया। यस सर, -6 0 X कितना आ जाएगा? +2। X कितना आ जाएगा? +2। +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो मुझे बताओ बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनेगा? तो Cn माइनस आपने पढ़ा है मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, 6 बनाएगा। एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये पहला एग्जांपल मैंने आपको कराया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको और कराता हूँ। देखो अगला लिखा है COEN ट्वाइस, इधर लिखा है Cl2, और इधर लिखा है COEN ट्वाइस Cl2Cl। ये मैं कराऊंगा आपको, 1-2 मैं कराता हूँ, फिर आप करिएगा, मेरे साथ लिखते भी चलिएगा। K4 FeCN6 लिख लीजिए पहले आप। इसमें देखिए सेंट्रल मेटल एटम को X मान लीजिए। बताइए EN कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल, चार्ज नहीं होगा, X + 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो EN तो 0 चार्ज होता है ना,
चार्ज सर जीरो चार्ज होता है x प्लस 0, और क्लोरीन पे कितना होगा? क्लोरीन -1 -1, तो 2 है तो -2, और बाहर भी एक क्लोरीन -1 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू +3, ये ना आएगा? ऐसे निकालते ना ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे निकाल समझ सम Yes, ऑफ sir. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये तो बोलते Yes, थे। sir. x इक्वल टू क्या आ गया? +3। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, कितना चार। होगा? नहीं, 4 सर एक ईएन दो कोऑर्डिनेट में बनाएगा, एक हाँ ईएन तो सर 2 है तो 4 होगा 2 ना। 4 हो जाएगा ना सर। यार, और 2 क्लोरीन भी तो बनाएगा बेटा। क्लोरीन कहाँ चला गया? क्लोरीन भी तो अंदर ही है ब्रैकेट के, देखो। अच्छा हाँ 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 अगर सर आप हाँ। यहाँ पे Yes, sir. 2 ईएन ने 4 कोऑर्डिनेट में बनाया, ईएन ने, तो 2 क्लोरीन ने भी तो कोऑर्डिनेट में 6 बनाया बनाया। होगा, टोटल 6 Yes, yes, yes. कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा। सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से बता दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बोला नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम, यही है ना? देखो इथाइलिन डाइमीन कैसा लिगेंड होता है? बायोडेंटेट। ये इथाइलिन Yes, डाइमीन sir. बायोडेंटेट होता है ना? तो एक ईएन 2 कोऑर्डिनेट में बनाएगा, एक इथाइलिन डाइमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा? Yes. ईएन है तो 4 कोऑर्डिनेट में बनेगा, 4 कोऑर्डिनेट में बनेगा ना। और क्लोरीन भी तो है बेटा। क्लोरीन एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। क्लोरीन कैसा होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। एक एक क्लोरीन एक एक कोऑर्डिनेट में बनाएगा, तो 2 क्लोरीन 2 कोऑर्डिनेट में बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो 4 इसने बनाया, 2 इसने बनाया, 6 नहीं हुआ। Yes, sir. ठीक है। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ, जैसे इथाइलिन डाइमीन, तो यहाँ पे 2 लिगेंड है और वो बायोडेंटेट है, तो डेंटिसिटी और डेंटिसिटी को आप नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक तरीका मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन इतना कितना मेहनत क्यों करना है? समझ गए सर समझ गए जैसे दिख भी रहा है ऐसे, लेकिन तब भी सर आप एक काम बिल्कुल कर सकते हो, डेंटिसिटी, जैसा मैं समझता हूँ इसको आप ये कर सकते हो, डेंटिसिटी मल्टीप्लाई कर सकते हो नंबर ऑफ लिगेंड्स, डेंटिसिटी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो देखो डेंटिसिटी ईएन का 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और क्लोरीन का 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस तरह से 2 2 4 और 2 6 हो जाए ऐसे। लेकिन इतना कौन मेहनत करेगा यार, सब फॉर्मूला बना सर बना समझ गए सर। समझ में आ गया? अभी और देखेंगे तो एग्जांपल आ जाएगा। अभी मैं 4-5 एग्जांपल मैं करूंगा, फिर मैं आपको 8-10 एग्जांपल मैं दूंगा आपको। तो करने दीजिए सर। हाँ, अभी पहले मैं 1-2 करा देता हूँ और तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको ना, फिर आप करिएगा थोड़ा आपको मजा आएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए। ऐसे इसमें से ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल। ये तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही ना, जैसे पहला तो जी, जी। पड़ाव है ना। देखो पड़ाव, देखो अभी किस क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है बेटा। Yes, कोऑर्डिनेशन sir. नंबर एक बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे पार्ट है। तो एक जब शुरुआत हम करते हैं तो शुरुआत पहले बेसिक से ही करते हैं, धीरे 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 लास्ट तक पहुंचता है। तो अभी Sir. ऑब्जर्वेशन स्टेट ही आएगा, ये जरूरी नहीं है बेटा। वो बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है, तो लेकिन इसकी यूज तो आगे हमें करनी ही पड़ेगी ना। तो Sir. ऑब्जर्वेशन स्टेट निकालोगे तो आपको आईयूपीएससी में जरूरत पड़ेगा। आईयूपीएससी में लिखिएगा ना तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन, उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखना पड़ता है, तो जरूरत पड़ेगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो Yes, पहला sir. पड़ाव है, ये पहला पड़ाव हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम लास्ट के तक पहुंचेंगे, लेकिन अब इसको तो पहले मजबूत कर लें। देखिए अगला हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो लिखा है CO और यहाँ लिखा है GLY, यहाँ लिखा है GLY और यहाँ लिखा है ट्वाइस, और यहाँ लिखा है CLBR, GLY ट्वाइस CLBR, और यहाँ पे लिखा है -1 ऐसे चार्ज। CO GLY ट्वाइस CLBR और आगे लिखा है -1। तो पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा ये बताना है, और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो करो तो एक बार कोबाल्ट का, +3 ऑक्सीडेशन किया जाएगा। तो देखो X तो कोबाल्ट का ले लोगे, GLY पे चार्ज आपने देखा था -1, ये -2, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1 और इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है सम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन आयन इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। इसका मतलब क्या आ गया? x -4 इज इक्वल टू -1, x कितना आ जाएगा? +3, x कितना आ जाएगा? +3। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप निकाले, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अगर मैं करूंगा तो कोऑर्डिनेशन में GLY बायोडेंटेट होता है, तो 2 मल्टीप्लाई तो 4 हो गया, क्लोरीन 1 ब्रोमीन 1, तो 4 1 और 1 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा नहीं? यस सर। तो GLY का तो 4 हो गया और क्लोरीन ब्रोमीन 1 1 कर लिए,
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर्स काउंट करने हैं बस। अब GLY बाइडेंटेट है तो एक GLY 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 GLY 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन 1, ब्रोमीन 1, 4 + 1 + 1 6 हो गया डायरेक्टली, है या नहीं? इसको लिख लो अच्छा। पहले, COGLY ट्वाइस ClBr माइनस लिख लेंगे आप। चलिए मैं ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ तक आपको दिखाई देगा। इसको लिखते रहिए, तब तक मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आपको बनाना पड़ेगा, बनाइएगा आप। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने दिया, NiH2O होल थ्राइस Cl ट्वाइस, और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने Py NiH2O थ्राइस Cl2 Py, और बस इतना ही लिख के छोड़ दिया मैंने। ये पूछना है आपको, बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये आप चेक करेंगे। फिर लिखा मैंने NiCN ट्वाइस, और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने Br ट्वाइस, और बाहर मैंने लिख दिया SO4। ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया। इसके बाद मैंने 6 नंबर लिखा बेटा, और यहाँ लिखा है CO DMG, और यहाँ लिखा है ट्वाइस, और इधर लिख दिया EN भी लिख दिया, DMG ट्वाइस EN, और इधर मैंने क्लोरीन भी लिख दिया ऐसे, CO DMG ट्वाइस EN क्लोरीन। सातवां लिखा मैंने प्लेटिनम PT, और लिखा यहाँ पे NH3 थ्राइस, और इधर लिखा मैंने SCN थ्राइस, और इधर मैंने लिख दिया +1 लिख दिया। 7वें के बाद मैंने 8वां लिखा, 8 नंबर लिखा बेटा मैंने RH रोकोडियम। इसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने AC रोकोडियम AC ट्वाइस, और इधर मैंने लिख दिया AC ट्वाइस, और इधर लिख लो आप NO2 ट्वाइस, ऐसे लिख दिया। ये 8 नंबर हो गया बेटा। फिर मैंने 9 नंबर लिखा, 9 नंबर आसान लिखा Ag NH3 ट्वाइस, और इसके बाद लिखा मैंने प्लस। 10 नंबर मैंने लिखा NiCO4, ये 10 नंबर लिखा बेटा मैंने। ये 10 क्वेश्चन आप करिए। NiCO4 AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये सब नाम पता है आपको, हर एक नाम मैंने बता रखे हैं आपको, तो आप अपने हिसाब से समझ के बनाइए। कितना चार्ज कितना लेना है, क्या लेना है, ये तो सब आपको याद करना ही पड़ेगा, और वो याद हो जाएगा, टाइम टू टाइम याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना है बहुत। ये 10 4 5 6 7 8 9 10 कितना बना लो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर का काम तो समझ में आ ही जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर का वर्क तो समझ में आ ही जाएगा आपको। तो चलो फिर मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ। पहला का कितना आएगा बताओ, अब लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। ये 10 अब 6, कर ले उसके बाद बताइए। तो सारे कर लें, 5 ही मिनट लगे ज्यादा ज्यादा। इससे ज्यादा नहीं लगे। आप पूरा कर लीजिए, एक बार पूरा लिख लीजिए और पूरा कर लीजिए, और फिर मैं आपको एक बार मैच कर लेंगे हम लोग, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो So, जाएगा। वो 4th वाले में H2O है ना? हाँ H2O थ्राइस Cl2 और Py, H2O थ्राइस Cl2 Py, और ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पे ले चलेंगे, और IUPAC नोमेनक्लेचर में सभी वैरायटी के क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे कि आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर का काम कंप्लीट करते हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। चेक करिए एक बार। पहले सेक्शन में बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलेगा, पहले सेक्शन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, तो बना सकेंगे आप।
सिर्फ आपको ऑक्सीडेशनल स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है बस, और कुछ काम नहीं है इसमें। ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। पहले वाले का तो आंसर आ ही गया होगा। निकेल को x मान लो, वाटर न्यूट्रल होता है तो 0, क्लोरीन -1 -2 और प्रोडीन 0। प्रोडीन तो 0 होता है ना बेटा, तो 0 आ गया, मतलब x कितना आ जाएगा +2। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो H2O मोनोडेंटेट 3, Cl2 और प्रोडीन भी मोनोडेंटेट 1, 3 2 5 और 1 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा पहले का। क्या यही आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। अच्छा आइए इस पे आइए। x En का 0, Br2 -2 और हो गए SO4 सर। सर हो गए सर। ये x इक्वल टू हो जाएगा +4 +4 और कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना आएगा? 6 En ट्वाइस 4 इधर और 2 इधर, 6 हो गया ना। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसमें आइए, इसमें अगर आप निकालिएगा तो x DMG का -1 तो -2 हो गया। En 0 है, -1 हाँ En 0 है और Cl बाहर है तो -1 इक्वल टू 0 हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिएगा 6 नंबर आ जाएगा है तो Six. DMG 6 आ जाएगा। यस, DMG का बाइडेंटेड लेकिन 4 उधर हो गया और En भी बाइडेंटेड तो 2 उधर हो गया तो 6 आ गया। अब आइए इस पे x हो गया, अमोनिया न्यूट्रल होता है, x+0 SCN -3 और इक्वल टू +1 तो x x कितना +4 +4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 3 है सर। 6 हो जाएगा। सही बात है। इसमें आइए, इसमें निकालिए तो ये x हो गया, AC हमने पढ़ा था -2 +4 और -2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +4 +4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालिएगा तो कितना आएगा? है सर। 6 AC तो तुम्हारा बाइडेंटेड हो गया, 2 2 4 हो गया और 2 6 हो गया मोनोडेंटेट और मोनोडेंटेट हो गया। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो हो जाएगा। AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये तो आसान है। ये x +1 + 0 इज इक्वल टू +1, x हो गया +1 और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो 2 आएगा। ये सही बात है। यस सर। CO4 में क्या होगा? न्यूट्रल न्यूट्रल। यस, CO न्यूट्रल है। न्यूट्रल, x + 0 इक्वल टू 0 तो x 0 ही आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना आएगा? 4 इसको लिख लीजिए, जिन बच्चों का नहीं बनाया वो एक बार लिख लें बेटा। ये आपका आंसर मिल गया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, छोटा छोटा थोड़ा लिखा है लेकिन शायद आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्योंकि मैंने दो अलग अलग कलर से लिखा है तो कलर दिखाई देगा आपको। पहले का गैप था, सॉल्यूशंस के लिए ज़्यादा गैप नहीं बन पाया था इसलिए, तो ये आपके सॉल्यूशंस गिवन है। तो ठीक है, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? अगर आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, निकाल ही कर दोगे? लेंगे सर। कोऑर्डिनेशन नंबर का काम हो जाएगा। तो ये पहला पड़ाव है जहाँ पे आपके क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन सीखना तो होगा ही ना। हम तो वही नहीं सीख सकते हैं जो क्वेश्चन आने वाला है। कैसे सीखेंगे? इन्हीं चीजों को जोड़ते 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 फिर हम उन चीजों को भी सीख पाएंगे और आराम से सीख पाएंगे। तो इसी के बाद हमारा शुरू होता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसको पहले लिख लीजिए आप, फिर हम आपको IUPAC की तरफ ले चलते हैं। तो और तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो IUPAC का हर एक वैरायटी का क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको, हम सिखाएंगे कैसे IUPAC का नेमिंग लिखा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है ये बात? सही बच्चों को क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर का काम तो होना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी देखो जेईई मेन के अंदर पूछा है। जेईई मेन के अंदर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, ऑफलाइन के अंदर भी ऑनलाइन के अंदर भी। अब अगर देखिएगा आपके मॉड्यूल में गिवन होगा तो उसमें ऐसा कहा है, आज मैं आपको टिक करवा दूंगा। ठीक है ना, आज मैं आपको टिक क्या करवाऊंगा, मतलब हम आपको लिख के भेज देंगे कि आपको ये करना है। जब मैं इसको शॉर्ट ये नोट्स भेजेंगे ना, उसके साथ नीचे लिखा रहेगा आपको कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये लिख लिया आप लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग दें हम लोग, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोलो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लिए थे आप लोग और उसके बाद फिर आपने बनाया भी। ठीक है, देखिए आइए, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेडिंग दीजिए। हेडिंग होगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ
coordination compound. IUPAC nomenclature of coordination compound. IUPAC nomenclature of coordination compound. इसी को नाम लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो IUPAC nomenclature of coordination compound की कहानी कहेंगे। कैसे नेमिंग लिखा जाता है, इसके रूल्स होते हैं। देखो IUPAC से आसान कुछ नहीं होता बेटा, क्योंकि जो इस पे रूल चलता है उस पर सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि रूल के हिसाब चलना है आपको। तो सोचना तो वहाँ पड़ता है जहाँ पे रूल्स नहीं होते, जहाँ पे कंसेप्ट होता है वहाँ सोचना पड़ता है ना। यहाँ आपको कुछ नहीं सोचना है, ये सोच आपको IUPAC खुद देगा, आपकी अपनी सोच नहीं डालनी है। जो आपको IUPAC कहेगा आपको वो काम करना है। तो दूसरे का कहा हुआ काम करना आसान होता है, लेकिन अपने सोच सोच के काम करना हो तो मुश्किल होता है। ये आसान पड़ेगा आपको IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए कैसे। सबसे पहले देखो बेटा, अगर हम एक बात करें छोटी सी बात, तो हम लोग जितने भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं उसमें कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में लिखते हैं। ये हम लोग सब में करते हैं। NaCl की बात करो तो आप क्या लिखते हो, सोडियम क्लोराइड। आप अगर बात करो CaCl2 की बात करो तो आप लिखते हो कैल्शियम क्लोराइड। इसका मतलब कैटायन का नाम पहले होता है, एनायन का नाम बाद में होता है। ये बात तो पहला रूल भैया, ये तो पता है हमें। तो कैटायन नेम फर्स्ट एंड देन एनायन, कैटायन नेम्ड फर्स्ट। फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, कैटायन का नाम, उसके बाद आफ्टर दैट नेम ऑफ एनायन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ कैटायन एंड आफ्टर दैट राइट द नेम ऑफ एनायन। ओके, क्लियर। ये तो बात आप पहले जानते हो। तो NaCl का नाम आप कहाँ लिखते हो, क्लोराइड सोडियम थोड़ी लिखते हो क्या? नो सर, सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड लिखते हो तो फिर यहाँ पे भी अलग नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ कैटायन, या कैटायन नेम्ड फर्स्ट, कैटायन नेम्ड फर्स्ट ऑलवेज, कैटायन नेम्ड फर्स्ट ऑलवेज, कैटायन नेम्ड फर्स्ट ऑलवेज। ओके, कैटायन का नाम पहले लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नेम ऑफ कैटायन एंड आफ्टर दैट द राइट द नेम ऑफ एनायन। ओके, क्लियर। पहले कैटायन का नाम बाद में एनायन का नाम, ये तो पहला पॉइंट है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सही सर, सही। अब इसके बाद आता है, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो 3 तरीके का होता है। अगर हम देखें तो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर 3 तरीके का होता है। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है कैटायनिक। जैसे अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक किसको बोलते हैं, जैसे कोई ब्रैकेट के बाहर प्लस चार्ज है तो कैटायनिक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस चार्ज है तो एनायनिक है। जैसा कि अभी आपने इसमें देखा था, देखो कुछ ऐसे थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो प्लस चार्ज एक्वायर कर रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो माइनस वाले थे, और कुछ न्यूट्रल वाले थे। देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक कैटायनिक होता है, एक एनायनिक होता है और एक न्यूट्रल होता है। होता है क्या, बोलो। सर तो 3 तरह का कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, if coordination sphere is cationic, if coordination sphere is cationic और neutral, cationic है और neutral है, या cationic है या neutral है, तो इसके लिए पहले रूल बनाएंगे और फिर एनायनिक वाले का रूल अलग से बना देंगे। ठीक है, एनायनिक वाला रूल में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रूल बन जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है तो रूल नंबर 1 होता है इसमें। रूल नंबर 1, रूल 1 क्या है? रूल 1 कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ लिगेंड। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड। ठीक, नेम ऑफ लिगेंड, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नाम लिखना है बेटा, और उसके बाद एंड आफ्टर दैट write name of CMA with oxidation state, in रोमन नंबर, मतलब 1 2 ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 ऐसे। रोमन नंबर का मतलब ये 1 ऐसे, 2 ऐसे, 1 2 3 4, 2 ऐसे मतलब ना, 2 ऐसे, 3 ऐसे, ऐसे वाला इसको बोलते हैं रोमन नंबर। ऐसे वाले को रोमन नंबर बोलते हैं ना। तो आपको क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है, लिख दोगे आप। उसके बाद क्या सर। लिखेंगे,
सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम लिखोगे ना उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, तो विद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर ऐसे रख के लिखेंगे। रूल नंबर 1 तो क्लियर होगा, अभी एग्जांपल से और समझ में आएगा, पहले रूल लिख देते हैं फिर एग्जांपल समझाएंगे। तो पहले आप ये रूल लिख लो, पहला रूल आप लिख लीजिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पहले तो आपको नाम कैटायन का लिखना है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर कैटायनिक और न्यूट्रल है तो यही नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड, आफ्टर दैट नेम ऑफ सीएमए विद स्टेट इन रोमन। हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं ना उसके बाद कि आफ्टर दैट राइट द नेम ऑफ एनायन। हाँ तो सब हो ही क्या फिर, देखो अगर ये एनायन वाला तो पता है ही नहीं, हमने तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक और न्यूट्रल बोला है, तो कैटायनिक और न्यूट्रल मतलब जो सिंपल एनायन है तो अपने आप हिसाब से आ जाएगा। देखो पहले तो कैटायन और न्यूट्रल का काम कर लिए, उसके बाद सिंपल एनायन है तो अपने आप आ जाएगा, उसका कोई टेंशन थोड़ी है। अभी एग्जांपल समझाएंगे लेकिन ये सही लिखा हुआ है। उसके बाद आफ्टर दैट एनायन जो है वो तो लिख देंगे अपना, वो कहानी में नहीं है, कॉम्प्लेक्स की यस सर। वो सिंपल का तो नेमिंग अपने आप एंट्री ले लेगा, उसका टेंशन अपने को नहीं है, सिंपल का नेमिंग अपने आप एंट्री ले लेगा, उसके लिए हमें इसमें टेंशन डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 देखिए, रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है आपके पास और अगर सिमिलर लिगेंड्स है तो क्या करना पड़ेगा, डाई ट्राई यूज करना पड़ेगा। इफ मोर देन वन सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट, इफ मोर देन वन, ये जैसा आईयूपीएसी का रूल था ना बेटा वही सही रूल है, इफ मोर देन वन सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट, if more than one similar ligands are present, if more than one similar ligands are present, then special prefix, di, tri, tetra etc are used before name of ligand। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये? देखो अगर आपके पास दो सिमिलर लिगेंड्स प्रेजेंट हो गया तो आपको डाई लगाना पड़ेगा, 3 सिमिलर आ गया तो ट्राई लगाना पड़ेगा, 4 सिमिलर आ गया तो टेट्रा लगाना पड़ेगा। और एक बात आपने ये आईयूपीएससी में भी पढ़ा होगा कि अगर ये डाई जो है वो नंबर के लिए आया, किसके लिए आ रहा है, नंबर के लिए, तो क्या ये अल्फाबेट में कंसिडर होगा, क्या डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेट में कंसिडर होगा? नो सर। नो सर। ये बात तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, तो कोई भी चीज अगर नंबर के लिए आता है तो वो अल्फाबेट में कंसिडर नहीं होता है। आइए रूल नंबर 3 पे आइए। रूल नंबर 3, अगर मान लीजिए किसी लिगेंड में डाई ट्राई पहले से यूज है तो क्या करोगे फिर, इफ डाई ट्राई, तो ये थर्ड पॉइंट है कि सर उसी के अंदर है। नहीं ये तीसरा रूल लिख रहा है हम लोग, रूल नंबर 2 लिख लिए, इफ मोर देन वन सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन स्पेशल प्रीफिक्स डाई ट्राई, से 2 अमोनिया प्रेजेंट तो डाई एमीन, 2 H2O प्रेजेंट डाई एक्वा, ऐसे बोलेंगे ना बेटा, अब एक्वा 2 बार थोड़ी लिखेंगे, एक्वा या एमीन या एमीन 3 बार ऐसा तो नहीं लिखेंगे, तो डाई एमीन ट्राई एमीन। जैसे आईयूपीएसी में 2 मिथाइल होता तो क्या लिखते थे, डाई मिथाइल, तो 3 होता तो ट्राई मिथाइल, क्या मिथाइल तो नहीं लिखते थे ना। यस आज भी वही काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो अगर डाई ट्राई etc आर ऑलरेडी यूज्ड इन द नेम ऑफ लिगेंड तब क्या करोगे, इफ डाई ट्राई etc आर ऑलरेडी यूज्ड इन द नेम ऑफ लिगेंड तो क्या करना पड़ेगा बेटा बताओ, ये बात भी आपने पढ़ा है, इन नेम ऑफ लिगेंड देन स्पेशल प्रीफिक्स बीस ट्रीस ना, देन स्पेशल प्रीफिक्स बीस ट्रीस का नाम सुना है कभी सर? बीस ट्रीस देन स्पेशल प्रीफिक्स बीस ट्रीस यस सर सुना। आर यूज्ड, 20 ट्रीस, और 20 का मतलब 2 के लिए होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, और उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अगर आपके पहले से ही डाई यूज किया हुआ है तो उसमें फिर डाई यूज करना अच्छा नहीं लगेगा ना। यस सर 20 यूज करिए 20 और ट्रीस, 20 मतलब 2 सिमिलर और ट्रीस मतलब 3 सिमिलर ना, ठीक। रूल नंबर 3 भी हो गया, और ये 20 और ट्रीस भी अल्फाबेट में कंसिडर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर के लिए आया है, ये बात भी आपको पता है। रूल नंबर 3
बोलो। Yes, sir. ये सबको पता है ना? देखो इतना तो आपको पहले से पता है। Yes, अगर sir. सिमिलर लिगेंड्स होगा तो डाई ट्राई यूज कर लेना, और अगर मान लो डाई ट्राई पहले से यूज किया है तो 20 ट्रेस यूज कर लेना। ठीक, उपाय तो है ही अपने पास, इसको लिखते भी चलो। लिख लो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 लिखो, पहले लिखते चलो। लिखते चलेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया लगता चला जाएगा, लिखेंगे साथ साथ में लिखेंगे ना, आइडिया ज्यादा लगेगा। रूल नंबर 2 में क्या मैंने बोला ये आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 3 जो मैंने बोला ये IUPAC की बातें पहले वाली ही बोली है। अब रूल नंबर 4 भी IUPAC की ही बात है। रूल नंबर 4 कहता है अगर मान लीजिए डिसिमिलर लिगेंड्स प्रेजेंट है, इफ मोर देन वन डिसिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट, देन क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करेंगे आप? अगर डिसिमिलर लिगेंड्स प्रेजेंट है तो इफ मोर देन वन dissimilar ligands are present, dissimilar ligands are present, then their name should be written in alphabetical order. Na dissimilar ligands are present, then their name should be written in alphabetical order. ये बात पहले से सब कुछ पता है नहीं पता है? Yes, sir. अल्फाबेट में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास दो लिगेंड है, एक एमीन है एक एक्वा है, तो उसके बेसिस पे पहले ए आता है, तो ए के बेसिस पे अब दो ए सेम हो जाए तो उसके आगे वाला लेटर देखेंगे। यही सब करते हो ना अल्फाबेट में, जैसे आपका नाम फिर दूसरे का नाम ऐसे ही होता है ना। जैसे अभिप्राय आशुतोष, पहले कौन आएगा? अभिप्राय आएगा, ए Yes, कॉमन है sir. लेकिन उसका बी है, आशुतोष में एस है, तो उस बेसिस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। तो ये पूरा रूल आपको पता था पहले से। ऐसे में Yes, sir. सिर्फ एक रूल बदला है, बस एक ही रूल अलग है। लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट साथ में लिखना है। उसके बाद अगर सिमिलर 2 आ गए तो डाई लगा देना है, 3 आ गए तो ट्राई लगा देना है। डाई ट्राई पहले से यूज है तो 20 ट्रेस लगा देना है, और अगर आपके पास सभी लिगेंड्स डिफरेंट हैं तो उनके लिए आपको क्या करना है? उनको अल्फाबेट में अरेंज करके नाम लिख देना है। जैसे क्लोराइड आ गया और ब्रोमाइड आ गया, तो ब्रोमाइड पहले होगा, क्लोराइड बाद में होगा, ऐसे इस तरह से। ओके, तो ये बात पूरा हो गया बेटा। ये देखो कितना आसान रूल है, इससे आसान क्या रूल होगा? अब इसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है तो थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में बात करेंगे आपसे। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक, देखो बेटा अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है, all rules are same except all rules are same। देखो कितना आसान कर दिया है, सभी रूल्स सेम है एक्सेप्ट नेम ऑफ CMA, एक्सेप्ट नेम ऑफ CMA। CMA के नेम को छोड़कर हर एक रूल सेम है। CMA के नेम एनायनिक में बदल जाते हैं बेटा। एनायनिक में जो CMA का नाम होता है वो लैटिन वर्ड होता है, और जो कैटायनिक और न्यूट्रल में CMA का नाम होता है वो इंग्लिश वर्ड होता है। जैसे आयरन को आयरन बोलते हैं, जबकि आप लैटिन वर्ड में आयरन को फेरस, फेरेट बोलते हैं। जैसे सिल्वर को सिल्वर बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन अर्जेंटिनम, हाँ अर्जेंटेट ना। कॉपर को क्यूपरेट, नहीं निकेल को निकलेट। तो इसमें एक आसान Yes, sir. देखो लैटिन वर्ड तो हम लोग पूरा नहीं जानते हैं भाई, लैटिन वर्ड तो सब नहीं जान सकते, तो इसने बहुत IUPAC ने उसको भी आसान कर दिया। उसने बोला कि नेम ऑफ CMA इज एंडेड बाय 8 कर दो। CMA का नेम जो लिखते हो ना, नेम ऑफ CMA इज एंडेड बाय 8, एंडेड बाय 8। इसको भी आसान कर। देखो अब बहुत फंस जाओगे अगर आपको लैटिन वर्ड नहीं याद आ रहा होगा, उसका उपाय कर दिया है उसने। आपको क्या करना है? CMA के लास्ट में 8 समझ लेना है, 8 लगा। जैसे आयरन का तो पता होता है फेरेट होता है, ये तो पता है, कुछ पता है कुछ नहीं पता है। जो पता है उसका तो टेंशन नहीं, जो नहीं पता उसके हिसाब से आपको क्या करना है? 8 लगा। जैसे कोबाल्ट कोबाल्टेट, निकेल निकलेट, जिंक जिंकेट, ऐसे। इससे आसान हो गया ना। जैसे मान लो तुम्हें लिखना है जैसे आयरन की लिखना है, तो आयरन तो जानते हैं हम फेरेट होता है, तो इसमें फेरेट लिखना पड़ेगा, फेरेट। अब यहाँ से मान लो क्रोमियम है, गोल्ड, गोल्ड का फॉरेट, क्लोरेट होता है, इसका क्रोमेट होगा, क्रोमियम का क्रोमेट ATE लगेगा, देख रहे हो आप। सिल्वर है, सिल्वर का अर्जेंटेट होता है, अर्जेंटेट लिखना पड़ेगा CMA का नाम। उसी तरह से मान लो आपके पास गोल्ड है,
तो गोल्डेट तो नहीं लिखोगे, एवरेट लिखोगे। और 8 हाँ एवरेट ये लिखेंगे। उसके बाद कोबाल्ट है CO, इसको कोबाल्टेट लिख देंगे। कुछ का नाम याद होगा, कुछ का नाम नहीं याद होगा। निकेल को निकलेट बोल देंगे। अब मरकरी को क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेट भी बोल देते हैं इसको ऐसे तो। और भी कुछ नाम शायद बच्चे बताते हैं पहले इसका, कुछ और नाम CHG होता है। हाँ तो मर्क्यूरी का होता है, मर्क्यूरेट बोल देते हैं। तो लैटिन वर्ड में बहुत ज्यादा फंसना नहीं है आपको, ये नहीं कि आप फंसने लग जाओ। कोई भी आएगा तो उसमें ATE होगा। तो इंग्लिश अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है, तो जो भी डिफरेंस है वो CMA के नाम पे है बस। देखो बेटा, अगर आपको समझना है ये वाला नाम, तो ये नाम में कोई बड़ा चीज नहीं हमने रखा है। आयरन का तो आप ही जानते हो, फेरेट होता है, क्रोमेट होता है, अर्जेंटेट होता है, एवरेट, गोपाल्टेट, निकलेट, HG, मर्क्यूरेट। ओके बेटा, ये बात समझ में आ जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना होगा, कैटायनिक और एनायनिक लिगेंड में सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक हो या एनायनिक हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैटायनिक और एनायनिक सबका नाम वैसे जैसे लिखते हैं कैटायनिक का, वैसे ही नाम होता है एनायनिक का। पर डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस वैसा है CMA के नाम में। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर तुम्हें एनायनिक दिख रहा है तो नाम थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। और वो थोड़ा सा चेंज क्या होगा बेटा, वो थोड़ा सा चेंज होगा, उसके आगे ATE लग जाएगा, मतलब लैटिन वर्ड होगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है तो CMA लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक और न्यूट्रल है तो CMA का नाम इंग्लिश वर्ड में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इंग्लिश वर्ड में लिखा जाता है। जैसे आयरन आयरन होता है बेटा, कोबाल्ट कोबाल्ट होता है, निकेल निकेल होता है, जिंक जिंक होता है, और क्रोमियम क्रोमियम होता है। इस बेसिस पे हम उसी तरह के क्वेश्चन को करते हैं बेटा। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है सबको? बोलो बच्चों, क्लियर है? तो समझ में आया कैसे करना है? यस सर। एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, जिसकी कहानी शुरू किया था मैंने, उसी एग्जाम्पल को पहले पढ़ेंगे। K4 एफिशिएंट 6 यहीं से शुरू किया है मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इसे छोड़ेंगे नहीं, इसकी कहानी। आप कर दिए सब सब। तो K4 एफिशिएंट 6 का नाम क्या होगा बताओ, K4 एफिशिएंट 6 का नाम क्या होगा? पहले इसको तोड़ लीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है, यह सिंपल पोटेशियम फेरो बोलो बेटा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड सर। नहीं, पाइपेसिनियम नहीं बता रहे हो तुम, हेक्सासाइनाइडोफेरेट, और उसके बाद पोटेशियम ऑक्सीजन। फेरो, उसका फिर सर 2, फिर आप जो बता रहे हो ऐसे ही नाम बता रहे हो बस। आप देखिए पोटेशियम क्या बोले, साइनोफेरेट क्या बोले थे आप? ऐसे ही बता रहे हो आप, आईयूपीएसिनियम बताओ ना। पोटेशियम साइनाइड फेरो 2। हाँ इसको So लिखोगे। potassium hexacyanatoferrate -4. यस, देखो -4 नहीं आएगा, पोटेशियम So उसका अच्छा हाँ -4. साइनाइडो ऐसे लिखेंगे, हेक्सासाइनाइडो। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा एनायन है, यहाँ पे फेरेट लिखना पड़ेगा। आयरन मत लिख देना, गलत हो जाएगा, फेरेट। और इसमें +2 आएगा, +2. +2 आएगा, तो फेरेट 2 लिखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लिखोगे तो सही हो गया है। देखो पोटेशियम, यहाँ पे कोई बच्चा सोच टेट्रा पोटेशियम क्यों नहीं लिख रहा है, ये तो नहीं सोच रहे हो ना आप? टेट्रा पोटेशियम तो नहीं सोच रहे हो ना? टेट्रा पोटेशियम इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि ये इसकी चार्ज की बैलेंसिंग से आया है। देखो ये 4- है और ये प्लस है, तो ये पोटेशियम ही ना बेटा। तो ये तो टेट्रा पोटेशियम अपने आप ले लेगा। ये जैसे ही नाम लिखोगे ना, टेट्रा पोटेशियम अपने आप बन जाएगा, क्योंकि ये चार्ज की बैलेंसिंग है। ये 4- है, ये K+ है, तो ये K4 ले लेगा। तो इसको टेट्रा पोटेशियम लिख के क्यों लिखना है भाई? टेट्रा पोटेशियम थोड़ी, वो तो चार्ज की बैलेंसिंग है, इसलिए इसको लिखना है पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। समझ में आया? हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2, क्लियर? अभी और देखेंगे तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे अभी समझ में आएगा। अभी इस पर बहुत एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अगला देखो, लिखा है, यहाँ लिखा है CO, इधर लिखा है Cl3, और इधर लिखा है NH3 ट्वाइस, और इधर लिखा है H2O भी लिखा है। चलो इसका नेम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताओ तो? इसका ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स को कोई चार्ज नहीं, तो कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ना बेटा, कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल है। ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, इसका नाम क्या होगा बताओ? सबसे पहले पूरा देखो, इसमें तो कोई कैटायन एनायन है ही नहीं भाई, तो सीधे सीधे लिगेंड का नाम लिखना होगा। इसमें देखो क्लोराइड है, एमीन है, एक्वा है, कौन पहले आएगा? Aqua.
डाई एमीन, नहीं एमीन अमीन सर। अच्छा हाँ अमीन आएगा, अमीन आएगा। और डबल एम आएगा, देखना डाई एमीन, हाँ सर डबल एम आएगा। डाई एमीन एक्वा, अभी आएगा डाई एमीन एक्वा, ट्राई क्लोराइडो, कभी कभी क्लोरो भी लिख देते हैं तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डाई क्लोराइडो। और इसके बाद ये क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट आएगा, कोबाल्ट आएगा या कोबाल्ट, कोबाल्ट। इंग्लिश वर्ड कोबाल्ट। आएगा, हाँ इंग्लिश वर्ड आएगा बेटा, कोबाल्ट आएगा, सिर्फ एनायनिक में ATE लगेगा ना, कोबाल्ट, और इसमें कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रहा है, देखो कितना आसान है, देखो डाइएमीन एक्वा ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट 3, ठीक। और एग्जांपल करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी अभी थोड़ा थोड़ा टाइम और देंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। देखो सर। ये हाँ बोलो। सर अगर कोबाल्टो लिखेंगे, मान लीजिए अगर एनायनिक में लिखे तो भी ये रोमन न्यूमरल्स में जो लिखते हैं वो भी लिखेंगे तब भी? हाँ ये तो तभी लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब जगह लिखना है, ऑक्सीडेशन, तभी तो हमने बोला ऑल रूल्स आर सेम एक्सेप्ट नेम ऑफ CMA, सिर्फ नाम CMA का बदलेगा बस, और कुछ नहीं बदलेगा, और जितना चीज है उसमें उतना चीज होगा इसमें, बस जैसे एनायनिक होता ठीक है सर। कोबाल्टेट हो जाता। जैसे अभी और एग्जांपल से करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे ये लिखा है, ये लिखा है EN ट्वाइस, EN ट्वाइस, और इधर लिखा है, देखो बेटा इधर लिखा है ब्रोमीन, इधर लिखा है आयोडीन, और बाहर में लिखा है क्लोरीन। बताओ तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, COEN ट्वाइस Br आयोडीन क्लोरीन। तो पहले तो ये जज करो कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है ना, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, और Cl कैसा है, सिंपल एनायन है। तो पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, ये बात तो हमें सबसे पहले समझ में आया था, पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम ना, कैन का, यस सर। बताओ नाम क्या होगा, एक है क्लोराइड, एक है इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन है ना एक है इथाइलिन डाइमीन, मतलब इथाइलिन डाइमीन का मतलब E पहले आ रहा है, इथाइलिन डाइमीन का मतलब क्या है, E पहले आ रहा है, और Br का मतलब ब्रोमीन, और आयोडीन आयोडीन आ रहा है, तो इसको अल्फाबेट में अरेंज करो थोड़ा, तो क्या अरेंज होगा, ब्रोमाइड से शुरू होगा, ब्रोमाइड फिर शुरू होगा। ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो बिस डाइइथाइलिन। इसमें थोड़ा ऐसे लिख सकते हो 20 इथाइलिन डाइमीन, 20 इथाइलिन डाइमीन, देखो 20 अल्फाबेट में कंसीडर मत कर देना, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर के लिए आया है ना, नाम का पार्ट नहीं है ना, 20 इथाइलिन डाइमीन। फिर क्या होगा, आयोडाइडो, आयोडाइडो, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3, और बाद में क्या लिखेंगे, बाद में इसका नाम क्लोरीन का क्या नाम होता है, क्लोराइड होता है, क्लोराइड ही होता है ना उसका नाम, सिंपल एनायन का नाम लास्ट में लिख दो, जो बच गया उसका नाम लास्ट में आएगा, तो सिंपल एनायन लास्ट में बच जाएगा, जैसे सिंपल एनायन का नाम लास्ट में लिख देंगे, तो ब्रोमाइडो 20 इथाइलिन डाइमीन आयोडाइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके बोलो। सर नहीं होगा, ये क्लोरीन का नाम क्लोराइड होता है, पता है आपको, यस एनायन का सर। नाम नहीं होता। हाँ सर हो गया। अगला एग्जांपल अभी और देखते हैं, अभी धीरे धीरे आ जाएगा, सब कुछ आने लगेगा। तो सर ये डाई मतलब कहीं भी हो सकता है, मतलब कंपाउंड में शुरू में ही होना चाहिए ना, मतलब नहीं जरूरी नहीं है डाई कहीं पे, देखो हाँ एक चीज तुम जो बोल रहे हो ना उत्साह, एक बात सही है, थोड़ा सा एक बार मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, डाई भी कहीं पे भी है तो डाई तो यूज हो गया ना उसमें, फिर डाई थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, जैसे डाई इथाइलिन डाइअमीन तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको कि डाई लिख देगा तो गलत कह देंगे आप इसको, ऑप्शन में कभी कोई 20 नहीं लिख के डाई ही लिख देता है 2 बार, वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इथाइलिन डाइअमीन जो डाई, कोबाल्टेट नहीं होगा सर, कोबाल्टेट नहीं होगा, ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स कैटायन में कोबाल्ट होगा, इंग्लिश वर्ड होगा। देखो आप जब भी कॉम्प्लेक्स में आपकी 2 बातें हैं, देखो ध्यान से समझ लो इसको, इससे आपको फायदा मिल जाएगा आपको। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है और न्यूट्रल है तो ध्यान रखना इसमें आपका इंग्लिश वर्ड होता है, इसमें वर्ड होता है इंग्लिश, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। और अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो इसमें आपका लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड, और जितना लैटिन वर्ड जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते उसमें ATE लगा देना, उसमें ATE लगा देना। तो देखो कैटायनिक, ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक था इसलिए कोबाल्ट होगा, छेड़छाड़ मत करना उसमें, जो नाम है वही होगा। हाँ तो आपका जो उत्साह क्वेश्चन था कि सर 20 की जगह पे हम डाई लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, तो गलत नहीं होता है वो बेटा। अब कहीं कहीं पे 20 ना लिख के डाई लिख देगा तो अब इसके कारण थोड़ी गलत कर दोगे आप,
20 की जगह पे कहीं भी डाई भी लिख देता है, जैसे डाई इथाइलिन डाई लिख देता है, तो वो गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन सही तरीका यही होगा कि 20 लिखें, क्योंकि मैंने बोला है कि अगर डाई ट्राई किसी भी नेम में यूज किया हुआ है तो फिर से डाई नहीं लिखिए, फिर से 20 ट्रिस लिखिए। सही तरीका तो यही है भाई, लिख देगा। ओके ठीक सर, ठीक। है ना। तो अभी एक एग्जाम्पल और करते हैं, लिखते चलिएगा आप लोग, लिखते चलिएगा। एग्जाम्पल एक और करते हैं, धीरे धीरे भी और आएगा। देखिए फिर हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे, आप बना पाइएगा। जैसे मैंने लिखा बेटा, एक प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, इसके साथ मैंने रखा NH3 को, NH3 थ्राइस रखा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे C2O4 रखा और C2O4 1 रखा, C2O4 NH3 थ्राइस C2O4, और यहाँ पे रखा मैंने बेटा, यहाँ पे रखा Cl रखा, और बाहर में मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा? तो पहले तो आप देख लीजिए, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो जज हो जाता है कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है, और आपका ब्रोमीन एनायन है, सिंपल एनायन है बेटा। तो नाम क्या लिखोगे पहले बताओ? देखो NH3 का नाम एमीन होता है, ऑक्सलेट और क्लोरीन, तो अल्फाबेट में अरेंज कर दो। क्या लिखना होगा? ट्राई एमाइन, हाँ डबल एम लिखिएगा ना, ट्राई एमाइन। और यहाँ पे क्लोराइडो, कभी कभी क्या करते हैं ना, क्लोराइडो ना देकर क्लोरो दे देते हैं, तो वो भी गलत नहीं होता है, क्लोरो भी चलेगा। क्लोराइडो ज्यादा सही है, बट क्लोरो भी लिख देंगे तो उसको गलत नहीं कह सकते हैं। ऑक्सिलेटो तक हो गया ना बेटा, देखो पूरा लिगेंड का नाम हो गया। इसके बाद आप क्या लिखोगे उसके? प्लेटिनम CMA का नाम प्लेटिनम, और इसमें चार्ज कितना आ रहा है? +4, तो प्लेटिनम 4, और बाद में क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड, ऐसे आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जांपल एक दो, अभी और एग्जांपल धीरे धीरे। हाँ बोलो बेटा। सर ये इसमें ट्रिस क्यों नहीं यूज किए? ट्रिस क्यों? एमीन तो मोनोडेंटेड होता है बेटा, एमीन में कहा तुम्हारा कहीं पे भी यूज हुआ है डाई? देखो हमने बोला था किसी में भी अगर डाई ट्राई यूज किया हुआ है तभी जाकर आप 20 और ट्रेस यूज करें, तो एमीन में तो कहीं नहीं डाई यूज किया हुआ है, पहले नाम में तो यूज होगा तब ना। ठीक, तो नाम में यूज नहीं है ना, जैसे हमने बोला था अभी इसके पहले जो मैंने लिखवाया उसमें ये लिखा था कि अगर किसी भी लिगेंड का नाम में डाई यूज किया हुआ है, ट्राई यूज किया हुआ है, तब आप 20 ट्रेस यूज करिएगा। अन्यथा अगर नाम में तो एमीन में तो कहीं भी डाई नहीं दिख रहा है, ट्राई नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्टली ट्राई लिखेंगे, ट्रिस नहीं ले जाएंगे उसको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, COGLY ट्वाइस है, COGLY ट्वाइस है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इधर लिखा है NO2 ट्वाइस है, NO2 ट्वाइस है, और इधर लिखा है NO2 ट्वाइस और -1 लिखा है ऐसे। तो COGLY ट्वाइस, NO2 ट्वाइस, -1। क्या नाम लिखेंगे इसका बेटा? COGLY ट्वाइस, NO2 ट्वाइस, -1, क्या नाम होना चाहिए बताइए? डाइग्लाइसाइनेटो। डाई कर सकते हो, कोई दिक्कत है, डाइग्लाइसाइनेटो और नाइट्राइटो, डाई नाइट्राइटो, जी पहले आता है तो ग्लाइसाइनेटो पहले आएगा। इसका मतलब मैं इसका नाम क्या लिखूंगा बेटा? डाइग्लाइसाइनेटो, और यहाँ लिखेंगे बेटा डाई नाइट्राइटो, और यहाँ पे N लगा देना बेटा, क्योंकि दोनों इसमें N है ना, तो पहचान आ जाता है। नाइट्राइटो में 2 होते हैं ना, एक आइसोनाइट्राइटो होता है, एक डाइनाइट्राइटो N, डाइनाइट्राइटो N, और ये क्या आ जाएगा? कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा इसमें? +3 स्टेट आएगा 3, और इसमें बाद में आयन जोड़ देना बेटा, क्योंकि आयनिक है ना, आयन लिख रहा है ना यहाँ पे -1, यहाँ पे आयन जोड़ देना। समझ में आया ये बात? कुछ क्लियर हो रहा है? सर चलो अब अगला एक और एग्जांपल देखो, अभी तो आसान है एग्जांपल कराया, आज का क्लास आसान एग्जांपल के साथ है, कल का क्लास इसके IUPAC के थोड़ा अच्छे एग्जांपल के साथ होगा, और उसमें थोड़ा हम सोचने पे आपको बाध्य करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसा देंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, तो उस पर हम आपको कल की क्लास में आपको देंगे। आज की क्लास में तो आसान वाला दे रहे हैं, तो ज्यादा मेहनत नहीं करा रहे हैं आपको।
इधर लिखा है H2O थ्राइस और इधर लिखा है DMG ट्वाइस। DMG ट्वाइस, यहाँ पे H2O ट्वाइस कर लीजिएगा, H2O ट्वाइस, DMG ट्वाइस, और इधर लिख लीजिएगा SO4 वो NiH2O ट्वाइस, DMG ट्वाइस, SO4। इसका आंसर क्या बोलेंगे आप? तो इसका बोल दो, फिर आज का क्लास यहीं पे लास्ट करेंगे। bis dimethyl एक्वा बीस डाइमिथाइल डाइऑक्सीमेटो। डाई एक्वा और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो इसका नाम होता है। यहाँ पे 20 जोड़ देना बेटा, 20। हाँ, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, ठीक है बेटा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो। कभी कभी ब्रैकेट में भी लिख देते हैं और नहीं तो ऐसे भी रहने देते हैं, वो सबसे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। डाइक्वा बीस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, और इसके बाद निकेल रहेगा या निकलेट हो जाएगा? निकल रहेगा। रहेगा, निकल। complex है। ये बात तो समझ में आ रहा है? निकेल यस सर। यहाँ पे आएगा 4 और इधर आ जाएगा सल्फेट। इसका जो नाम होता है सिंपल कैटायन, सिंपल एनायन का जो नाम होता है वही लिख देता है। सल्फेट नाम होता है SO4 का सल्फेट लिख देना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, इसीलिए हमने इसका इंग्लिश वर्ड लिखा है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने इसका इंग्लिश वर्ड लिखा है, निकेल लिखा है बेटा। और यहाँ पे सब छोटा, आगे वाला सब लेटर छोटा रखना चाहिए, तरीका यही सही होता है, निकेल ही रखिए, स्मॉल रखिए। सब पहला लेटर बड़ा रखते हैं, बाद में सभी लेटर छोटा कर देते हैं, यही होता है ना। जैसा रूल्स है वैसे ही रूल्स पे आप चलेंगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम इसी के आगे की बात करेंगे। आज हम आपको होमवर्क देंगे और कल की क्लास जब हमारी होगी तो IUPAC के थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, थोड़ा सोचिएगा तो मजा आएगा आपको। नेक्स्ट क्लास थोड़ा और अच्छा होने वाला है इसमें, और इसी के बाद हम आपको बताएंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है इसके बारे में। तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको आज क्वेश्चन टिक करके भेज दूंगा, ठीक है? नोट्स के साथ ही आपके नीचे क्वेश्चंस लिखा होगा, उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बेटा आप लोगों से। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.